विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश विजय की और जानेंगे आखिर यूरोपीय शक्तियों में ब्रिटिशर्स ही ऐसे क्यों थे जिनको भारत में सफलता मिली। क्या क्या वह कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से भारत को जीत लिया, जबकि पुर्तगीज, डच और फ्रेंच इनके पास भी वह पूरे मौके थे, जिसके बाद भी वह भारत में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। और ब्रिटिशर्स ने भारत को और उसकी संस्कृति को किस तरीके से बदला, जिसकी वजह से वह भारत को जीत पाए। इसके अलावा जो भारत की क्षेत्रीय शक्तियां थीं, वह क्षेत्रीय शक्तियां भी भारत में अंग्रेजों को नहीं हरा पाई। आखिर अंग्रेजों की सफलता के वह क्या कारण थे जिसकी वजह से रीजनल पावर्स भी ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेक दी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह कारण क्या क्या हैं। पहले बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश विजय यह संयोगवश थी या उद्देश्यपूर्ण थी। देखिए, इतिहासकारों को लेकर भाई भारत में जो विजय है उसको लेकर यहां पर दो मत चलते हैं। पहला मत चलता है कि भाई यह एक कोइंसिडेंस है, और दूसरा मत चलता है कि यह प्लान्ड है, मतलब पूरे उद्देश्य के साथ वो यहां पर आए थे। अगर इतिहासकारों को हम देखें, उन्होंने अंग्रेजों की भारत विजय के संदर्भ में यही दो मत दिए हैं। जो पहला मत है वो यही है कि भाई यह संयोगवश है और कोई उद्देश्य नहीं था इसके पीछे का। वहीं पर दूसरा जो धड़ा है वह यह मानता है कि यह उद्देश्यपूर्ण था और सुनियोजित था। अगर हम यहाँ पर जॉन सीले के नेतृत्व में इतिहासकारों के माध्यम से हम बात करें, तो उन्होंने भारत की भारत में जो अंग्रेजों की विजय है उसको संयोगवश माना है। हम बात कर रहे हैं जॉन सीले की। इस मत को मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनका तर्क ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह यहाँ पर एक व्यापारिक अर्थात ट्रेड कंपनी के फॉर्म में आई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वह था कि भाई भारत में वह ट्रेड करेगी। भारतीय भूभाग पर अधिकार करने का उनका कोई खास मोटिव नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि भारत में वो अधिकार करें। लेकिन जब यहाँ पर आए, उन्होंने भारत की पॉलिटिकल कंडीशन देखी, तो पॉलिटिकल कंडीशन को देखकर उनको यह एहसास हुआ कि वह अगर यहाँ पर संघर्ष में शामिल हो जाएं, उसकी वजह से वह भारत में अधिकार कर सकते हैं, जिसके स्वरूप वह भारतीय राज्यों से युद्ध करने लगे और उन्होंने ब्रिटिश का उपनिवेश भारत को बना लिया। यह तो पहला एस्पेक्ट यहाँ पर देखा जाता है। अगर हम दूसरे मत को देखें, तो यहाँ पर कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनका जो पूरा प्रोसेस है वो प्लान्ड था। अंग्रेज एक निश्चित योजना के साथ एक संगठित व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और धीरे धीरे अपनी कूटनीतिक चालों के चलते उन्होंने राजनीतिक अधिकारों में बढ़ोतरी कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए, उनको इन लोगों ने अनेक्स कर लिया। लेकिन अगर दोनों विचारों को हम देखें तो यह विचार अपने आप में अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई देते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण है क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो ऐसा है कि वो यहाँ पे किसी ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के थ्रू आए थे, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ये भी है। और जब कोइंसिडेंस उनको ऐसा दिखाई देने लगा कि भाई ये प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो उन्होंने प्लान्ड काम करना शुरू कर दिया। तो अगर हम एक तार्किक विश्लेषण को यहाँ पर देखें, तो तार्किक विश्लेषण के आधार पर जो हमारा रिजल्ट निकलता है वह यह आता है कि भारतीय राज्यों का अधिग्रहण उन्होंने शुरू किया था संयोगवश। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक पकड़ भारत में देखी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, और उसके बाद अंग्रेजों की नीतियां भारत में आक्रामक होती चली गई। इस वजह से कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें सहायक संधि की, तो सहायक संधि एक ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ब्रिटिशर्स की महत्वाकांक्षा हमें दिखाई देती है। और इस सहायक संधि का ही जो अगला पड़ाव था वह हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स था, डलहौजी के समय जो आया था। तो हड़प नीति को हम इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं। पैरामाउंटेसी भी इसका एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो ऐसे हम ये मान सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश विजय यह संयोगवश और उद्देश्यपूर्ण दोनों थी, अर्थात दोनों का कुछ कुछ पोर्शन यहां पर हमको दिखाई देता है।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में जो यूरोपीय शक्तियां आई थी, इन शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सफलता ज्यादा क्यों मिली? यह सभी बिंदु हैं जिसको आगे मैं इलैबोरेट करूंगा आप लोगों के लिए। आप चाहें तो इन सभी बिंदुओं को आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि नोट्स बनाने में आप लोगों को आसानी हो। अब हम लोग डिटेल में हर एक पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे जो बाकी यूरोपीय शक्तियां थी, उनके मुकाबले ब्रिटिशर्स यहाँ पर सफल हो गए। तो जो हमारा पहला यहाँ पर सेगमेंट है, उसमें हम जानते हैं कि भाई जो व्यापारिक कंपनियों की संरचना और कार्यप्रणाली थी, उसमें ब्रिटिशर्स ज्यादा सुयोग्य थे। नए समुद्री मार्ग की खोज होने के पश्चात भारत आई विभिन्न व्यापारिक कंपनियों में भारत में सत्ता प्राप्ति हेतु आपसी संघर्ष जो है हमको दिखने लगा, जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश कंपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर गई। यहाँ पर जो पहला बिंदु है हमारा कि भाई जो संरचना है, वह संरचना आखिर यहाँ पर कैसे थी? अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जो एक निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी। इसके सदस्यों को वार्षिक आधार पर चुना जाता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग फ्रांस की बात करें या पुर्तगाल की बात करें, तो यह कंपनियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। फ्रांसीसी कंपनी में 60% से अधिक शेयर राजा के पास होते थे। इस प्रकार कंपनी में शेयर धारकों की रुचि कम होती थी, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है। यही कारण है कि 1725 से लेकर 1765 के बीच में फ्रांसीसी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, इनके बीच में कोई भी बैठक नहीं हुई थी। जबकि अगर हम यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो वहां पर हर साल वह डिस्कस करते थे किस तरीके से हमें आगे काम करना है। सेकंड अगर एस्पेक्ट देखें तो वह थी नौसैनिक सर्वोच्चता। अगर आपको कर्नाटक का प्रथम युद्ध याद होगा, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि फ्रांस वहां पर जीता था और ब्रिटिशर्स को यह एहसास हो गया था कि उनकी जो नवल पावर है, वह उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी कि फ्रांस की है। ऐसे में ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई उसके बाद इंप्रूव होती चली गई। तो ऐसे में इनकी शक्ति अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा ज्यादा उन्नत और पावरफुल थी। नौसैनिक सर्वोच्चता के कारण ही ब्रिटेन ने आगे चल के फ्रांस और पुर्तगाल दोनों को हराया और अपने जहाजी बेड़ों को लगातार वह सशक्त करते चले गए। इसी का परिणाम था कि जो भारत में विदेशी शक्तियां आई थी, इन शक्तियों को ब्रिटिशर्स ने आसानी से हरा दिया था। यही कारण बनता है। अगर हम अगले पॉइंट पर चलें, वह है सैन्य कुशलता एवं अनुशासन। ब्रिटिश सैनिक जो थे वो और जो उनके नेतृत्वकर्ता थे, उनकी राजनीतिक एवं कूटनीति वह दोनों में निपुण थे। ब्रिटिश सैनिक अत्यधिक अनुशासित, इनका जो अनुशासन था वो बहुत अच्छा था, अनुशासित और प्रशिक्षित थे। ट्रेनिंग काफी अच्छी मिलती थी इनको। नवीन प्रौद्योगिकी जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसने ब्रिटिश सेना को हमेशा आधुनिक बनाए रखा। इनके जो हथियार थे वो हमेशा बाकी लोगों से काफी ज्यादा एडवांस थे। इस वजह से यहां पर जो इनकी सैन्य कुशलता है और अनुशासन है, उसकी वजह से उन्होंने फ्रांस, पुर्तगीज इन सबको इजिली हरा दिया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ब्रिटेन में एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना। देखिए 1688 में जो ब्रिटेन में शानदार क्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र के साथ साथ एक स्थायी सरकार की विद्यमानता जो है वहां पर बनी रही। लेकिन अगर आप फ्रांस की क्रांति को देखें जो कि 1789 में हुई थी, यह काफी अनस्टेबल रही। फ्रांस की क्रांति 1789 से लेके 1848 तक, इसके बीच में कई बार इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। जहां पर 89 में लुई 16 के साथ इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम अडॉप्ट किया था, वहीं पर रॉबस्पियर ने आके आके इसको कंप्लीटली गणतंत्र बना दिया। फिर डायरेक्टरी का रूल आया और डायरेक्टरी का रूल भी ऐसे ही चलता रहा, खूब लड़ाइयां हुई। नेपोलियन आके डिक्टेटर बन गया, फिर वापस से बर्बन किंग आते हैं, फिर मोनार्की आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वाली, फिर उसके बाद रिवोल्ट होता है 48 में। ऐसे में फ्रांस की स्थिति काफी कमजोर थी उस दौर में।
नेपोलियन के उत्थान से लेकर नेपोलियन के पतन तक लगातार फ्रांस युद्ध में ही उलझा रहा। 17वीं शताब्दी में डच और स्पेन यह दोनों 80 वर्षों तक युद्ध में भिड़े रहे और लगातार दिक्कतें यहाँ पर चलती रहीं, जबकि ब्रिटेन ने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपनाया था और वह उसी के साथ चलते जा रहे थे। राजतंत्र की इज्जत और सम्मान हमेशा वहां पर बरकरार रहा, जबकि उनकी शक्तियां लगातार कम होती चली गईं। लेकिन जो ब्रिटेन को सबसे महत्वपूर्ण फायदा मिला वह था औद्योगिकी क्रांति का प्रसार। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जिसने ब्रिटिश कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं को मजबूत कर दिया। कच्चे माल की मांग और तैयार मांग जो माल थे उनके लिए बाजार की आवश्यकता ने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साम्राज्य को प्राप्त करने में प्रेरणा प्रदान कर दी। ठीक है। वहीं दूसरी जो विदेशी कंपनियां हैं वह भारत में राजनीतिक युद्धों में ही रह गई, व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी दोनों पर काम किया। वहीं पर अगर हम एक और चीज की बात करें जिनका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा कम है पर इसका इंपैक्ट अभी देखने को मिलेगा। जो कंपनियां भारत में आई, चाहे पुर्तगीज की बात करें, फ्रेंच की बात करें, ये सभी कंपनियां स्पेन, पुर्तगाल, डच, इन सब में ईसाई धर्म का प्रचार करने की रुचि जो है वो बहुत ज्यादा थी। जबकि अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि उतनी नहीं थी। यही कारण है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों में प्रारंभ में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब वह यहाँ पर अकेले बचे उसके बाद हस्तक्षेप किया इन लोगों ने। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई, इस क्रांति के बाद उन्होंने फिर से यहाँ पर हस्तक्षेप ना करने की पॉलिसी को अपना लिया, अर्थात ये अपनी गलतियों से सीखते रहे। इस वजह से अगर 1757 की डेट को हम माने तो 190 साल तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया। और जो आखिरी यहाँ पर पॉइंट है वह है ऋण बाजार का सही तरीके से उपयोग करना। ब्रिटिश कंपनी ने युद्ध के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति थी उसके लिए ऋण बाजार का उपयोग किया, जबकि फ्रांस ने धन एकत्रित करने के तरीके के कारण ही असफल हो गया। फ्रांस यहाँ पर लोगों से कर्जे लेकर काम करने की जो प्रक्रिया है उस पर पूरा जो बर्डन है वो वहां पे ट्रेजरी पर पड़ गया। वो कर्ज लेके काम नहीं कर रहा है, वो ट्रेजरी पे काम कर रहा है, अर्थात जो वहां का राजा है वह युद्ध में खर्च कर रहा है। जबकि ब्रिटेन अपना खर्चा राजा के ट्रेजरी से नहीं पूरा कर रहा है, उसके पास बाकी तरीके भी हैं जिससे वह अपने खर्चे को पूरा कर रहा है। इस वजह से डेट मार्केट का भी यूज करना ब्रिटिश के लिए काफी लाभदायक रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में कि आखिर यहाँ पर अंग्रेजों ने क्यों भारतीय राजाओं को आसानी से हरा दिया। देखिए यहाँ पर यह कारण जो है हम यहाँ पर देखे हैं, जो ये कारण आपके सामने लिखे हुए हैं 5 कारण, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में काम आएगा। और डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण यहाँ पर बन रहे हैं। अगर हम जो पहला यहाँ पर बिंदु देखें वह बिंदु बनता है कि भाई जो हथियार ये यूज करते थे वो उत्कृष्ट और काफी आधुनिक थे। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों को न सिर्फ यूरोपीय कंपनियों को परास्त करना पड़ा, उसके अलावा भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनसे भी लड़ना अनिवार्य था। तो ऐसे में अंग्रेजों की सफलता में सबसे बड़ा योगदान जो है यह इनके हथियारों ने दिया। तो अंग्रेजों के आधुनिक हथियार की विशेषता ने भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको कमजोर कर दिया था। अगर हम यूरोपीय बंदूकों की बात करें या तोपों की बात करें, उसके अलावा जो दूरी तय करने की शक्ति थी वह भी बाकी शक्तियों की अपेक्षा काफी तेज थी। ऐसे में ब्रिटिश पैदल सेना की इस उत्कृष्टता की बात से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत में जो अश्वरोही थे उनकी तुलना में यह ज्यादा तेज प्रहार कर लेते थे और यह इतना तेजी से कॉम्बैट करते थे कि जो भारतीय राजा थे वह इनसे कभी मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये तो फायदा किए, लेकिन देखिए हथियार होना आवश्यक नहीं है, हथियार को चलाने वाले हाथ यह मजबूत है कि नहीं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण था वह था योग्य नेतृत्व। ब्रिटिश के पास योग्य एवं प्रभावशाली नेतृत्व था, जिसकी वजह से वह भारतीय शक्तियों के सापेक्ष मजबूत स्थिति में थे। अंग्रेजों के पास क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग,
मुनरो, डलहौजी, वेलेजली, ये सभी ऐसे लीडर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हो सका। वहीं अगर भारत की हम बात करें तो कुछ ऐसे हमारे पास लीडर थे जो लड़े, लेकिन वह आपस में भी इतना लड़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स से कलेक्टिव फॉर्म में लड़ नहीं पाए। भारत के पास हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकिलिस खान, माधवराव सिंधिया, यशवंत राव होलकर जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन ये नेता अंग्रेजों के साथ साथ आपस में भी लड़ रहे थे, जिस वजह से इनके पास समर्थन नहीं था और यह एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध कभी प्रयास नहीं कर सके। इस वजह से भी जो भारतीय राजा थे वह ब्रिटिशर्स को यहां पर हरा नहीं पाए। अगर हम आगे बात करें तो वह है आर्थिक सुदृढ़ता। ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, जो भारत में व्यापार वाणिज्य के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा कर रही थी, यहाँ पे धन एकत्रित कर रही थी। कंपनी ने अपनी आय से न सिर्फ अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश दिया, अभी तो भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको परास्त करने के लिए भी इनको वित्त की व्यवस्था यहीं से मिल जाया करती। तो ये इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का जो मनी है, वो इंडिया से ही प्राप्त करते थे और इंडियंस के अगेंस्ट में ही इन्होंने इसका यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण बात है वह है सैन्य अनुशासन। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को नियमित वेतन की व्यवस्था प्रदान की, जबकि भारतीय शासक के पास अपनी सेना को नियमित वेतन देने के लिए जो धन होता था उसका अभाव रहता था। यही कारण है कि अंग्रेजों ने अपनी सेना में अनुशासन और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी याद है तो वहां पे साफ दिखाई देता है मीर जाफर ने जिस तरीके से सिराजुद्दौला को धोखा दिया, वह साफ दर्शाता है कि जो भारतीय राजा हैं उनके बीच में या उनकी जो सेना है वहां पे कोई अनुशासन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ब्रिटिशर्स के पास कम सेना होने के बाद भी इन्होंने आसानी से भारतीय राजाओं को हरा दिया। तो सैन्य अनुशासन एक महत्वपूर्ण यहां पर मुद्दा बनता है। और राष्ट्रवाद की भावना, देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी आते आते भारत इतने भागों में बट चुका था कि कलेक्टिव नेशन की फीलिंग हमारे यहां से विलुप्त हो चुकी थी। अगर आप देखेंगे तो गुप्त वंश के बाद कोई खास ऐसा कोई किंग नहीं आया जिसने भारत को एकजुट किया हो। हर्षवर्धन एक छोटा सा काल है, राजपूतों का एक छोटा सा काल है, लेकिन यह भी छोटे छोटे दौर रहे हैं। भारत कई भागों में बंटता जा रहा था, तो एकजुटता का अभाव था। मुगल डायनेस्टी आई तो उसने कुछ हद तक भारत को एकजुट किया, उसके बाद मराठा ने भारत को एकजुट किया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा साम्राज्य आपको दिख नहीं रहा जिसने कलेक्टिव फॉर्म में एक नेशन के फीलिंग को आगे बढ़ाया हो। भारतीय शक्तियों के भीतर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, तो राष्ट्रवाद की भावना है, उसका अभाव था। ये सभी क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। वहीं अंग्रेजों के अंदर एक कलेक्टिव नेशन का जो थीम है, जो भावना है, वह डेवलप हो चुकी थी। इसी वजह से अंग्रेजों को भारत को जीतने में आसानी हुई और इसी राष्ट्रवाद की भावना ने अंग्रेजों को विशाल भारतीय साम्राज्य प्रदान कर दिया। तो यह सब प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज भारत को आसानी से जीत पाए। तो विद्यार्थियों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल को और मैसूर को जीता। चर्चा करेंगे सभी युद्धों की और बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ की पॉलिटिक्स किस तरीके से बदली। समाप्त करते हैं आज का वीडियो। इजाजत दीजिए दोस्तों, सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।